कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। चुनाव नतीजों पर टिकी देश की नजरें। बीजेपी कांग्रेस ने लगाए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। कर्नाटक में 2 घंटे में 8.26% वोटिंग। येदियुरप्पा के बेटे बोले मोदी मैजिक हमें जिताएगा। सिद्धरमैया बोले लोग बीजेपी से नाराज, हम 150 सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। श्रीनाथ द्वार पहुंचे पीएम मोदी। गहलोत ने किया स्वागत। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास। जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में डाले जा रहे हैं मतदान। आम आदमी पार्टी के साथ ही भाजपा ने झोंकी ताकत। कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल की प्रतिष्ठा दांव पर। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन जारी। आज इमरान खान की कोर्ट में पेशी। इमरान समर्थकों ने फूंके वाहन। सेना पर भी हमला। यूपी में रामपुर की, स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। दोनों सीटों पर भाजपा की सहयोगी अपना दल से सपा का सीधा मुकाबला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी और इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई है। कर्नाटक चुनाव में 1 बजे तक 37.25% मतदान हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला है। बड़ी खबर कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला है। 1 बजे तक 37.25% मतदान हुआ है। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई। आज वोटिंग है। 13 मई को रिजल्ट आना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कर्नाटक चुनाव में 1 बजे तक 37.25% वोटिंग हुई है। कर्नाटक चुनाव में 1 बजे तक 37.25% मतदान। बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट डाला है और लोगों से वोट डालने की अपील भी की है। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मतदान में लोगों से कहा है घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी ही अपील कर्नाटक के लोगों से की है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला है। आपको बता दें कर्नाटक चुनाव में 1 बजे तक 37.25% मतदान हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला है। आपको बता दें कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 1 बजे तक 37.25% तक मतदान हो चुका है और मतदान जारी है। इस वक्त लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, युवक, युवतियां सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में कई बड़े नेताओं ने लोगों से मतदान केंद्रों पर पहुंचने की अपील की है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्होंने कहा है। देखना ही होगा कि आखिरकार कितने प्रतिशत वोटिंग होती है। कर्नाटक चुनाव में 1 बजे तक 37.25% मतदान हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट डाला है।
बीजेपी, कांग्रेस जिस तरीके से अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर्नाटक में कर रही, देखना यह होगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है। ये 13 मई को मालूम चलेगा। हालांकि शाम से ही एग्जिट पोल की जानकारी मिलेगी, लोगों तक पहुंचेगी, जानकारी दी जाएगी। जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, जो भी एग्जिट पोल कह रहा होगा, वो सबके सामने होगा। देखना यह होगा कि कर्नाटक चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान होता है। हालांकि आपको बता दें कि 1 बजे तक 37.25% तक वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, साथ ही साथ लोगों से वोट डालने की अपील की है। लोगों से कहा है कि घरों से निकलें और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। 1 बजे तक 37.25% मतदान हो चुका है। अभी भी मतदान जारी है, शाम तक मतदान होना है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो मतदान प्रतिशत है वो कितना बढ़ता है, क्योंकि लोगों में जितना उत्साह देखते ही बन रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। साथ ही साथ जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अपील की है कि लोग घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब देखना ये होगा कि जो बड़े नेताओं की जो अपील है वो आखिरकार कितना रंग लाती है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रवेश शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रवेश, क्या कुछ इस वक्त जिस तरीके से देखा जा रहा है, मतदान केंद्रों पे भीड़ जो है वो जुट रही है, लोग वोट डाल रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी अपील है जिस तरीके से, क्या लग रहा है इस बार माहौल किस तरीके का नजर आ रहा है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कोरोना को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? क्या अपडेट है आपके पास? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह लगभग 7 बजे से कर्नाटक में वोटिंग जारी है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि सुबह जब रफ्तार पकड़ी थी वोटिंग ने, वो दोपहर होते होते थोड़ी धीमी हो गई है। अभी 1 बजे तक का जो डाटा है उसके मुताबिक 37% के आसपास मतदान हो चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं, अमित शाह गृह मंत्री है जिन्होंने अपील की है, उसके बाद मैं बता दूं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की है कि वो घर से लोग निकले, वोट दें, ताकि किसी भी प्रकार से जो है सरकार बनाने में कोई भी रुझान में दिक्कत ना आए और अच्छे नंबरों से जो है पार्टी जीते और सरकार बनाए। लेकिन वही मैं बता दूं कि इस बार जो मतदान हो रहा है वो पूरा बजरंगबली के ऊपर हो रहा है। बजरंगबली को लेकर मुद्दा बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, और उसी तर्ज पर जो है पूरा मतदान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि बजरंगबली का जिक्र हुआ, विषकन्या का जिक्र हुआ, सांप का जिक्र हुआ, अब देखना ये होगा कि आखिरकार 13 मई को जब नतीजे आते हैं तो ऊंट किस करवट बैठेगा। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के कर्नाटक में इस वक्त मतदान जारी है और लोग जो हैं वो जरूर घरों से निकल रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे थे कि जो लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि जो स्पीड थी, अब जो मतदान हो रहा है वो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई है पहले की अपेक्षा। हालांकि 1 बजे तक 37.25% मतदान जरूर हो चुका है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम मनोहर लाल की
अध्यक्षता में बैठक हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक 4 कैबिनेट मंत्री समेत अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। बड़ी खबर है इस वक्त की। चार कैबिनेट मंत्री समेत अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आपको बता दें, 4 कैबिनेट मंत्री समेत अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। हाई पावर परचेज कमेटी की ये बैठक थी, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री समेत कई उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। आपको बता दें, 4 कैबिनेट मंत्री समेत कई उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है। इसको लेकर 4 कैबिनेट मंत्री समेत अधिकारी बैठक में मौजूद। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, कानपुर से मिल रही है। रेजगारी कारोबारी के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। रेजगारी कारोबारी के ठिकानों पर आईटी का छापा। आईटी की 8 टीमों ने एक साथ मिलकर छापेमारी की है हालसी रोड कार्यालय में। आपको बता दें, आईटी की 8 टीमों ने एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालसी रोड कार्यालय आवास पर कर रही है पड़ताल। ये 8 टीमें 9 गाड़ियों से पहुंचे हैं। अधिकारियों ने वहां पर छापेमारी की है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेजगारी कारोबारी के ठिकानों पर आईटी का छापा। आईटी की 8 टीमों ने एक साथ इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालसी रोड कार्यालय पर यह छापा पड़ा है। आवास पर पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। 9 गाड़ियों से पहुंचे हैं अधिकारी और उन्होंने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम वहां पर दिया है। तो आईटी का बड़ा छापा रेजगारी कारोबारी के ठिकानों पर। कानपुर से बड़ी खबर, आईटी की 8 टीमों ने एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, मंगलवार सुबह 5 बजे पहुंची थी आयकर की टीमें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विवेक दीक्षित हमसे जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी रेड, ये इनकम टैक्स की एक बड़ी रेड मानी जाएगी। जिस तरीके से कल सुबह 5 बजे से ये रेड शुरू हुई और आज दोपहर तक ये रेड चली है। लगभग 36 घंटे की ये इनकम टैक्स की रेड थी, जो कि हालसी रोड स्थित कार्यालय में राजेंद्र गुप्ता जो व्यवसायी है, रेजगारी के व्यवसायी है, उनके यहाँ ये रेड पड़ी थी। और ऐसे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि भारी मात्रा में यहाँ पर सोना और नकदी तो टीम है उसका बरामद की है। जो इनकम टैक्स की टीम थी उसकी कुल 8 टीमें यहाँ पर आई थी अपनी 9 गाड़ियों के साथ। लखनऊ की भी कुछ गाड़ियां थी जो कि यहाँ पर आई थी और हालसी रोड स्थित उनके कार्यालय और आवास पर उन्होंने छापेमारी की थी। लगातार 36 घंटे की छापेमारी और छानबीन के बाद फिलहाल आईटी की जो टीम है वो यहाँ से लौट कर जा चुकी है। कुल मिलाकर उनके पास 12 बैग ऐसे थे जो उन्होंने कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के घर के अंदर से लेके निकले हैं। उसमें बताया जा रहा है कि किसी में नकदी है और बहुत भारी मात्रा में सोना भी यहाँ से बरामद हुआ है। फिलहाल अभी इतनी जानकारी मिल पाई है, किसी तरीके की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आधिकारिक पुष्टि इस पूरे मामले को लेकर हो जाएगी। क्या आपकी कारोबारी के किसी रिश्तेदार से बात हो पाई हुई है? उच्च अधिकारी जैसा कि आप कह रहे हैं, हालांकि इतनी जानकारी मिल पाई है, क्या अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जानकारी शेयर नहीं करना चाहते हैं?
बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स रेट में अक्सर इस तरह की देखा जाता है कि जो अधिकारी होते हैं वो बोलने से बचते हैं और जिसके यहाँ रेट पड़ी होती है उसके भी जो परिजन होते हैं वो मौके पर आसपास दिखाई नहीं देते। फिलहाल कुछ लोगों से इस बारे में बातचीत की गई जिन्होंने तरह तरह की बातें, अलग अलग तरह की बातें मीडिया को बताई, लेकिन पूरी तरीके से किसी बात की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। फिलहाल जो पुष्टि है वो इस बात की है कि इनकम टैक्स रेट अब तक खत्म हो चुकी है। 12 बैगों में जो नकदी और सोना है वो इनकम टैक्स की टीम लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है। चलिए, आपका शुक्रिया विवेक, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया विवेक। तो 9 गाड़ियों से पहुंचे अधिकारियों ने रेजगारी कारोबारी के यहां छापेमारी की कार्रवाई की है। 12 बैग लेकर के निकले हैं। हालांकि अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए जरूर नजर आए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्जापुर से मिल रही है। वोटिंग से पहले मिर्जापुर में चुनावी माहौल गर्म है। मिर्जापुर में वोटिंग से पहले चुनावी माहौल जो है वो गर्म है। बीजेपी निर्दल प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव पर मुकदमा, आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी सहित कुल 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मनोज श्रीवास्तव ने भाजपा के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। जनता ने गलत पर्ची बांटने वालों को पकड़कर उनके कार्यालय ले गई, ऐसा भी कहना है, ऐसी भी जानकारी है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उनका साफ तौर पर प्रत्याशी का कहना है कि उन्होंने उल्टा ही उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। तो 11 मई को जो वोटिंग होनी है निकाय चुनाव की, उसमें पहले ही गहमा गहमी मिर्जापुर में चालू है। वोटिंग से पहले जिस तरीके का माहौल वहां पर गर्म है, बीजेपी निर्दल प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव पर मुकदमा दर्ज हुआ है। साफ तौर पर उनका कहना है कि कुल 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मनोज श्रीवास्तव ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप भी लगाया है। उसका ये मेन बॉस है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से हमसे जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या है पूरा मामला, तफसील से बताइए, और इस वक्त क्या कुछ कार्रवाई हुई है मुकदमा दर्ज होने के बाद? क्या कुछ कहना है उस प्रत्याशी का? कल निकाय चुनाव को लेकर मिर्जापुर नगर में जो वोट डाले जाएंगे और निकाय चुनाव से पहले जो है यहाँ पे माहौल बहुत गर्म हो गया है। कल रात से ही जो है माहौल यहाँ पे बहुत गर्म हो गया है। हम आपको बता दें कि कल रात में कई वार्ड में जो है पता चला कि कुछ लोग जो है पर्ची बांट रहे हैं, गलत पर्ची बांट रहे हैं। पर्ची में गलत चीजें लिखी गई हैं। तो जैसे ही ये सूचना मिलती है, वहाँ की आसपास की जनता जो है उन लोगों को दौड़ाती है। तो उसमें से एक व्यक्ति जो है पकड़ में आ जाता है। उस व्यक्ति के हाथ में वो पर्ची पाई जाती है और वो पर्ची जैसे ही पाई जाती है, पर्ची को लेके वहाँ की जो जनता होती है लेके वो निर्दल प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव के कार्यालय पे जाती है। मनोज श्रीवास्तव जब उस व्यक्ति को देखते हैं, उसके हाथ में पर्ची देखते हैं, तो तुरंत जो है इसकी सूचना वहाँ पे थाने पे और सीओ को देते हैं। सीओ थाने से जो है दरोगा और सीओ जो है मौके पर पहुँचते हैं। वो जो है उस व्यक्ति को पकड़ के गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जैसे ही थाने पे ले जाते हैं, वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे जो है उल्टा ही हो जाता है। वो सूचना चलिए, कुल मिलाकर के जो शिकायत करता होता है उसी के खिलाफ मुकदमा हो जाता है। ये अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार जो शिकायत करता है उसके खिलाफ ही मुकदमा हो जाता है। आशुतोष, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के मनोज श्रीवास्तव का बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप। मिर्जापुर से खबर है, आपको बता दें बड़ी खबर है अपने आप में कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगा है कि बीजेपी वालों ने, यानी जो उनके जो नेता हैं, वरिष्ठ और विशिष्ट नेता हैं, उन्होंने एक प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज करा दिया। जब उस प्रत्याशी ने शिकायत दर्ज कराई थाने में जाकर के, तो उल्टा प्रशासन ने मुकदमा मनोज पर ही लाद दिया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बुलंदशहर से एक और खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हुई हैं। पोलिंग पार्टियां जो हैं वो बूथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। मतपत्रों की गिनती के बाद पार्टियां जो हैं वो रवाना हुई है। जिले में 6 जगहों से पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हुई हैं। कुल 17 स्थानीय निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर के अब पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतपत्रों की पहले गिनती होती है बाकायदा और उसके बाद पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना होती हैं। दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण कर ली हैं और जनपद बुलंदशहर में 6 जगह से जो पार्टियां हैं वो रवाना होंगी। और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं शिकारपुर में जहां से पार्टियां रवाना होंगी। और शिकारपुर से जो पार्टियां रवाना होंगी वो पहासू नगर पंचायत, शिकारपुर नगर पालिका और छतारी के लिए रवाना। और यहाँ उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कितनी पार्टियां यहाँ से रवाना होंगी और किस तरह की व्यवस्था की गई है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि पूरे जनपद में 6 स्थानों से पार्टियों का मूवमेंट है। उसी क्रम में जो शिकारपुर नगर पालिका, छतारी और पहासू 2 नगर पंचायतों का मूवमेंट इस स्कूल से है। और सभी पार्टियों ने अपनी सामग्री प्राप्त कर ली है और मिलान वगैरह कर रहे हैं। उसके साथ ही पार्टियों का मूवमेंट भी प्रारंभ हो गया है। अच्छा सर, मतदान केंद्रों पर किस तरह की तैयारी की गई है जिससे कि जो किसी तरह की समस्या आने पर उसे निपटा जा सके? माननीय आयोग के जो निर्देश हैं उन निर्देशों के क्रम में मतदान केंद्रों पर जो भी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है वो सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई हैं ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और मतदान के जो हमारे केंद्र हैं, जो बूथ हैं, वो सभी चुनाव के लिए हम लोगों ने सभी मानक के अनुसार तैयार कर रखे हैं। अच्छा सर, जिला प्रशासन तरफ से इस तरफ कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं जिस तरह से जैसे विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए किस तरह की सुविधा की गई है या जो कोरोना गाइडलाइन है उनके को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की है? यहाँ ये बिल्कुल आयोग का मानक रहता है। जो विकलांग हैं उनके लिए जो हम सुविधाएं देते हैं वो आयोग के निर्देशानुसार देंगे और बाकी जो भी निर्देश हैं किसी भी तरह के वो सभी का पालन किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार मौजूद है। उनका कहना है सभी तरह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है जिससे कि उनके लिए किसी तरह की मतदान करने में कोई परेशानी ना आए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से जो कल होने वाला मतदान है आगे किस तरह की तैयारियां और कर पाता है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी के आगे किस तरह के नियम बनाता है, ये तो अब आने वाला कल वक्त बताएगा। लेकिन अनिल मीना, न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से मिल रही है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल है, 11 मई है कल और कल मतदान होना है दूसरे चरण का। पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें 1834 बूथों के लिए ईवीएम लेकर पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर रवाना हुई हैं। शहर के नौबस्ता गल्ला मंडी से हुई हैं रवाना। आपको बता दें पुलिस पार्टियां भी उनके साथ जो हैं वो रवाना हुई हैं और कल 110 वार्ड में जिस तरीके से वोटिंग होगी, मेयर प्रत्याशी के लिए वोटिंग होगी, नगर पंचायत के लिए मतदान होना है। 11 मई सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त होगा मतदान करने का। बूथों पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा रहेगा। 11 मई सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। बूथों पर पुलिस प्रशासन का पहरा रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से। कल चुनाव होना है, निकाय चुनाव होना है दूसरे चरण का। यहां वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें बुलंदशहर से मिल रही है। निकाय चुनाव के लिए रवाना हो चुकी हैं पोलिंग पार्टियां। मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर की व्यवस्था होगी। आपको बता दें जो दिव्यांग आएंगे उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। महिला मतदाताओं के लिए बनाए गए हैं पिंक बूथ। आपको बता दें महिला जो मतदाता वहां
मतदान करने पहुंचेंगे उनके लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं। अराजक तत्वों पर सख्ती करेगा निर्वाचन आयोग। पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है, किसी भी तरह की अराजकता ना हो, अराजक तत्वों पर नकेल कसी जा सके, इसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। महिला मतदाताओं के लिए पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। अराजक तत्वों पर सख्ती से निपटेगा पुलिस प्रशासन। शिकारपुर का शिकारपुर से, डिबाई और नरोरा का डिबाई से, अनूप शहर जहांगीराबाद का अनूप शहर से, सयाना बुगरासी खानपुर और बीबी नगर का सयाना से, सिकंदराबाद और ककोड़ का सिकंदराबाद से कल पार्टी मूव करेगी। हमको बीएसएफ भी मिली हुई है। हम लोगों ने कुछ ऐसे केंद्र भी चिन्हित किए हैं जहां मतलब ये संभावना है कि लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाह रहा हूं कि कोई गलत तरीके से मतदान ना करे, पूरी तरीके से उनको चिन्हित करके, उनका पहचान करके उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। कोई शरारती है, वो उसके दिमाग में कोई खुराफात है, वो सवेरे अपना मतदान करके अपने शहर से बाहर चला जाए, हमको बाध्य न करे कि उसके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमें आपके माध्यम से सभी से, जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र का त्यौहार है, हर आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग करे, शांतिपूर्वक मताधिकार का प्रयोग करे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से मिल रही है। जिलाधिकारी ने शरारती तत्वों को चेतावनी दी है। अपना मतदान कर शहर छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी है। डीएम ने शरारती तत्वों को चेतावनी दी है। मतदान होने के बाद शाम 6 बजे वापस आएं, ऐसा कहना है डीएम का। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर पकड़े गए तो कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जिलाधिकारी ने शरारती तत्वों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो अपना मतदान करके शहर से चले जाएं और 6 बजे के बाद वापस आएं, ये तक कहा है उन्होंने। बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी दी है बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने। शरारती तत्वों को चेतावनी दी गई है, किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनका साफ तौर पे कहना है, जिसको लेकर के उन्होंने शरारती तत्वों को, अराजक तत्वों को ये चेतावनी दे दी है। आप सब स्वयं देख रहे हैं कि 17 नगर निकायों में बुलंदशहर जनपद में चुनाव होना है। 6 स्थानों से आज पोलिंग पार्टी रवाना हुई है। टोटल 276 मतदान केंद्र हैं और 842 बूथ है। शासन ने वोटर लिस्ट में त्रुटि करी हुई है, लाइन ऑर्डर बिगाड़ने के लिए, माहौल ख़राब करते हैं। किसी को भी ऐसी कोई शिकायत है कि मैं उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अब किसी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा नहीं, परंतु अब वो हमारे कंट्रोल रूम में जो जिला मुख्यालय पर बना हुआ और तहसीलों में बना हुआ है, वो वहाँ अवगत कराएंगे। हम उनका नाम चेक करके उनको बता देंगे। पर वोटर लिस्ट को बहुत सावधानीपूर्वक, बहुत शुचितापूर्वक तैयार किया गया है। 4 बार हमने सबको मौका दिया है वोटर लिस्ट चेक करने का, अपना नाम जुड़वाने का। जो मृतक थे या जो शिफ्टेड हैं, कई बार लोग किराए पे रहते हैं शहर में और शिफ्ट होकर के दूसरे मोहल्लों में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों की बाकायदा जांच करके, नोटिस दे करके कुछ लोगों का नाम विलोपित किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, बस स्टाफ का एक और कारनामा सामने आया है। बड़ी खबर, बस स्टाफ का एक और कारनामा सामने आया है। मणिपुर से लौटे बच्चे सरकार का करना चाह रहे थे धन्यवाद। एआरएम ने बच्चों को पीछे हटाया है। बड़ी खबर, मणिपुर से जो बच्चे लौटे हैं, आपको बता दें, मणिपुर में जिस तरीके से 2 समुदायों के बीच में हिंसा चल रही है, इस बीच यूपी से जो नागरिक वहां पर फंसे हुए थे, यूपी के लोग जो वहां पर फंसे हुए थे, वहां से उनको निकाला गया। वो छात्र छात्राएं वो चाह रहे थे कि वो धन्यवाद दें, लेकिन उन्हें एआरएम ने पीछे हटा दिया। बच्चों को मीडिया से रखा है दूर, बातचीत करने पर अभद्रता की गई है। छात्र छात्राएं जो हैं वो मणिपुर का हाल बताना चाह रहे थे। बच्चों को सीएम योगी को धन्यवाद करने नहीं दिया गया है। कितनी बड़ी गलती है ये एआरएम की। मैं सुन लिया आपकी बात। आप सुनिए, पहले बात सुनिए। मैं सुन लिया आपकी बात। आपकी बात मैंने सुन लिया है। आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। काम में बाधा डाल रहे हैं। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप बीच में आके चिल्ला रहे हैं, डिस्टर्ब कर, बिल्कुल चिल्ला रहे हैं। आपने पूरा ऐसी की तैसी कर दी पूरे इंटरव्यू। मैं पूछ रहा हूँ,
आप पूछेंगे, आप 2 मिनट में नहीं, आप इधर कर रहे हैं तो आप उधर नहीं पूछ सकते हैं। आप क्यों रोक रहे हैं बीच में आके? नहीं, आप क्यों रोक रहे हैं? आप कौन होते हैं? वो अपनी बात कह रहे हैं, आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप अपना नाम बताइए, क्या है? नाम मैंने बता चुका हूँ। नहीं, नाम बताइए ना, क्या है? बता चुका हूँ। कौन है आप? तो और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भरत शेट्टी हमसे जुड़ गए हैं। भरत, क्या था पूरा मामला? आखिरकार ये जिस तरीके से गहमा गहमी होती हुई नजर आ रही, क्या है पूरा मामला? एआरएम से आखिरकार क्यों गहमा गहमी हुई? क्यों उन्होंने बच्चों से बात नहीं करने दी? सीएम को क्यों नहीं बच्चों को धन्यवाद करने दिया? आखिरकार क्यों नहीं मणिपुर के हाल बताने दिए गए? देखिए, बिल्कुल आलमबाग बस स्टेशन के अधिकारियों का कारनामा अक्सर सामने आता रहा है। इससे पहले भी जो आलमबाग बस जो टर्मिनल इंचार्ज रहे या एआरएम रहे, वो हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन का ही है, जहां पर जो मणिपुर में जिस तरीके से हालात है, प्रदेश सरकार वहां से जो छात्रों को, जो बच्चों को उत्तर प्रदेश रिटर्न आ रही है, जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले बच्चे हैं, वो आलमबाग बस स्टेशन पे थे। वहां से उन लोगों को अपने अपने घर भेजा जाना था। उसी दौरान मीडिया से जुड़े लोग वहां पहुंचते हैं और छात्रों से जो भी और भी लोग जो थे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे जो एआरएम है प्रशांत दीक्षित, उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए उनको रोक दिया, मीडिया से बात करने नहीं दी। वो जो छात्र थे, जो बच्चे थे, वो योगी का, सीएम योगी का धन्यवाद कहना चाहते थे मीडिया के सामने आके कि उनके प्रयास से हम उत्तर प्रदेश वापस आए हैं। लेकिन जो प्रशांत दीक्षित है, उन्होंने मीडिया के सामने उनको आना ही नहीं दिया। और मीडिया ने वहां के हालात को लेकर भी बच्चों से जब जानना चाहा तो एआरएम प्रशांत दीक्षित उग्र रूप से सामने आ गए और कैमरे के सामने साफ बोल दिया कि हमने नहीं रोका, हम नहीं बच्चों को सामने आने देंगे। तमाम जो ऐसी बातें हैं, जो वहां की बातें मीडिया के सामने रख सकते जो छात्र हैं और किस तरीके से कितनी परेशानियां हुई यहाँ आने में, या जो प्रदेश वीडियो भेजा है जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है, विजुअल्स जिस तरीके से बयां कर रहे हैं कि वो आखिरकार इतना तिलमिला रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे वो चाहते थे कि एक सोची समझी उनकी रणनीति थी कि बच्चों से बात ना होने दी जाए मीडिया की, मणिपुर के जो हालात हैं वो मीडिया के सामने शेयर ना हो सके और सीएम योगी से वो मिल ना सके, या तो बच्चों को असुविधा हुई है लाने में, इसलिए वो शायद सीएम के सामने नहीं आने दे रहे थे। क्या कुछ आपको लगा? क्या कुछ आपने वहां पर फील किया? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो असुविधाएं हैं उसको छुपाने के लिए जो बच्चे थे उनको दूर रखा गया मीडिया से। और बस स्टेशन पर भी क्या बच्चों को जो सुविधा देनी जानी चाहिए थी वो नहीं मिली बच्चों को। आलमबाग बस टर्मिनल पर तमाम ऐसे जो कई बातें हैं वो सामने आ रही है, जिसको जो एआरएम प्रशांत दीक्षित है वो छुपाना चाह रहे थे। इसी कारण मीडिया से जो बच्चे, जो छात्र थे, उनको दूर रखा कि उनकी जो कमियों का खुलासा ना हो जाए। बिल्कुल भरत, आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के एआरएम साहब जो है इतना भड़के हुए नजर आए, वो चाह नहीं रहते कि बच्चे सीएम योगी का धन्यवाद करें और मीडिया के सामने कुछ भी खुल करके बता सके कि आखिरकार मणिपुर में चल क्या रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग कैसे आ रहे हैं, उन्हें क्या सुविधा हो रही है और किस तरीके की सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली में 11 मई को दूसरे चरण में नगर निकाय का चुनाव का मतदान होना है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, हमारे जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी ने डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसपी बरेली प्रभाकर चौधरी से बात करके तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी के पास और आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव को इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के जिलाधिकारी श्री शिवाकांत द्विवेदी जी के साथ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे चरण के निकाय चुनाव के मतदान को लेकर क्या तैयारियां हैं। सीधी बातचीत करते हैं डीएम शिवाकांत द्विवेदी जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका केडी मीडिया में। धन्यवाद। सर, दूसरे चरण का निकाय चुनाव जो है वो 11 तारीख को चुनाव होना है। उसकी क्या तैयारी जनपद में हमारे सभी नगर निकाय क्षेत्र में पूरी तैयारी कर ली गई है। कुल 340 मतदान केंद्रों के 1195 बूथों पर हमने मतदान कार्मिकों की तैनाती कर दी, उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है। नगर निकाय क्षेत्र को जोनल और सेक्टर में बांट दिया गया, उसमें संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्र को भी चिन्हित किया जा चुका है। 31 कुल अति संवेदनशील प्लस क्षेत्र हैं, जहां पर हम पर्याप्त फोर्स, कैमरा, वीडियोग्राफी लगातार और साथ साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की भी हमने तैनाती की है और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। आज हमारी
ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है। कल पोलिंग पार्टी प्रस्थान करेगी और 11 तारीख को हम लोग शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। सर, मतदान के दौरान जो महिलाएं बुर्खा पहनकर आएंगी, नकाब पहनकर आएंगी, उनकी पहचान के लिए क्या करना? देखिए, पहचान वहाँ पर जहाँ किसी की पहचान चैलेंज की जाती है तो वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं, कई दलों के होते हैं। उनमें अगर कोई चैलेंज करता है तो किसी के भी पहचान के लिए, चैलेंज करने के लिए प्रमाणित करना पड़ता है कि कोई व्यक्ति गलत वोटिंग करने का प्रयास कर रहा है। वैसे भी पहचान करने के लिए वहाँ महिला मतदान कार्मिक हमारी लगी हुई हैं और महिला पुलिस भी लगी रहेंगी जो इस प्रकार के फर्जी मतदान के प्रयास को रोकेंगे। थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ जिलाधिकारी श्री शिवाकांत द्विवेदी जी थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासन ने पूरी तैयारियां अपनी निकाय चुनाव के लिए कर रखी हैं। मैं दीपक चतुर्वेदी, कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ के न्यूज़ इंडिया, बरेली। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी के पास और आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह से पोलिंग बूथों का उन्होंने सेक्टर वाइज बांटा हुआ है, कितनी फोर्स लगी हुई है, और सीधी बातचीत करते हैं एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निकाय चुनाव किस तरह की पुलिस की तैयारियां हैं सर सारी, उसके बारे में जानना चाहिए। नहीं, पूरा जो भी कानून व्यवस्था के दृष्टिगत, इसके अलावा जो पोलिंग सेंटर्स है उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी मानक है उसके अनुसार पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा जो भी आसूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके मद्देनज़र अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। जो भी हाइपर सेंसिटिव प्लस बूथ है वहाँ पे 0.5 सेक्शन पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और इसके अतिरिक्त ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। साथ ही जो हाइपर सेंसिटिव प्लस है वहाँ से वेबकास्टिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ये ज़िला प्रशासन की तरफ से ऐसे लोग भी लगाए गए हैं। इसके अलावा किबार्टीज़ रहेंगी ढेर सारी, अगर कहीं कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पहुँचने के लिए सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है और निष्पक्ष पीसफुल चुनाव होगा। सर, जो महिलाएं नकाब पोश में आएंगी, नकाब पहनकर आएंगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? देखिए, आइडेंटिफिकेशन पुलिस का काम नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी मतदान कर्मी होते हैं वहाँ पे, जो पीठासीन अधिकारी और लोग होते हैं, उनका जिम्मेदारी होता है पहचान स्थापित करना। उनके द्वारा अपनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सर, जिस तरह के कुछ सेंसिटिव बूथ हैं उनके लिए कुछ स्पेशल तैयारी की गई है क्या? बिल्कुल, मैंने जैसा बताया कि अलग से वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डर भी उपलब्ध रहेंगे जो भी सेंसिटिव प्लस बूथ हैं, और पीएसी की 0.5 सेक्शन भी उपलब्ध रहेगी वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दीपक चतुर्वेदी, कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ के न्यूज़ इंडिया, बरेली। अगली खबर लखनऊ से है। द केरला फिल्म के समर्थन में पोस्टर लगा है। आपको बता दें, बीजेपी महामंत्री अभिजात मिश्रा ने पोस्टर लगाया है। बड़ी खबर, बीजेपी महामंत्री अभिजात मिश्रा ने पोस्टर लगाया है, बड़ी खबर है। आपको बता दें इस वक्त की पोस्टर में राहुल, अखिलेश ओवैसी, ममता का निशाना। तस्वीर के जरिए विपक्ष नेताओं के विरोध पर तंज कसा गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, द केरला फिल्म के समर्थन में लगा है पोस्टर। बीजेपी महामंत्री अभिजात मिश्रा ने ये पोस्टर लगवाया है। पोस्टर में ममता, राहुल, अखिलेश ओवैसी की तस्वीर तक लगाई गई है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से तस्वीर में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन चारों नेताओं की तस्वीर भी लगा दी गई है और तंज कसा गया है। बीजेपी महामंत्री अभिजात मिश्रा ने पोस्टर लगाया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरत शेठी हमसे जुड़ गए हैं। भरत, ये एक अलग तरह का पोस्टर है, तंज कसा गया है। इन चार नेताओं को ही क्यों चुना गया? हालांकि पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त इस फिल्म का विरोध कर रहा है और जिस तरीके से बातें जो निकल करके आ रही हैं, बंगाल में इस फिल्म पर बैन कर दिया गया, यूपी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा साहब हम तो 12 मई को जाएंगे और पिक्चर देखेंगे जाके, और सबको प्रेरित कर रहे हैं पिक्चर देखने के लिए। स्मृति ईरानी इसका फेवर कर रही हैं। तो ऐसे में इस पोस्टर के क्या कुछ मायने हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो मूवी रिलीज हुई उसके बाद तमाम जो विपक्ष है इस पिक्चर के खिलाफ हो गया और
तमाम जगह कोशिश की गई कि इस पिक्चर को रिलीज ना होने दें। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पिक्चर को टैक्स फ्री भी कर दिया है और खुद कैबिनेट के साथ 12 तारीख को पूरे कैबिनेट के मंत्री के साथ इस पिक्चर को केरला स्टोरी को देखने जा रहे हैं। फिलहाल तमाम जगह इस पिक्चर को यूपी के अलावा भी लोग प्रमोट कर रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं पूरी पिक्चर की स्टोरी को लेकर। लेकिन अगर अब बात करें तो बीजेपी के कई जो मंत्री हैं वो भी अब खुलकर इस पिक्चर का सपोर्ट कर रहे हैं और बैनर पोस्टर लगाकर तमाम जो विपक्ष के मंत्रियों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से बैनर पोस्टर लगाया गया है अभिजात मिश्रा द्वारा, ये बीजेपी के प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने ममता जी की फोटो लगाई है, राहुल गांधी आपको देख सकते हैं जो बैनर में दर्शकों को दिख रहे हैं, और साथ ही ओवैसी भी हैं और अखिलेश यादव हैं। तमाम उसमें ये लिखा गया है कि इस पिक्चर को हमने, ममता जी बोल रही है कि इस पिक्चर को हमने बैन कर दिया है बंगाल में। तो तमाम जगह जो है इस पिक्चर को बैन किया जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो उस पिक्चर की सपोर्ट में खुल के आ गई है, बीजेपी के मंत्री आ गए हैं। अब जो पिक्चर है वो बैनर पोस्टर पर जा चुकी है, तो तंज कसा जा रहा है बैनर पोस्टर को लेकर। और अब उत्तर प्रदेश में पिक्चर को टैक्स फ्री कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने खुद इस भरत सेठी जी ऐसा तो नहीं है क्योंकि चुनाव है इसलिए पोस्टर वॉर है फिर से एक बार? लेकिन निश्चित तौर पर सब जितने भी मंत्री हैं वो यही कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर जैसे जब पिक्चर रिलीज हो रही है तो उसको प्रमोट किया जाए। और कहीं ना कहीं जो जुड़ा होता है मामला, ये राजनीतिक मामले से जरूर जुड़ा होता है क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश में साथ साथ पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं पिक्चर पोस्टर के जरिए और अभी आपने देखा कि किस तरीके का बजरंग दल हनुमान चालीसा के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत करना चाह रहे थे और वही इसी का सहारा लिया जा रहा है। जी, कुल मिलाकर के वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए, मसाला ऐसा चाहिए जिसमें लोग इन्वॉल्व हों और शायद इसी के चलते इस पोस्टर को भी लॉन्च किया गया है, इस पोस्टर को लगा दिया गया है और तंज कस दिया गया है। आपका शुक्रिया भरत हमसे जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, वो भी लखनऊ से ही है। यूपीएसटीएफ मुख्यालय में लगा है ब्लड डोनेशन कैंप। यूपीएसटीएफ के कार्यालय में, मुख्यालय में आपको बता दें ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। जवानों ने बड़ी तादाद में रक्तदान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको दे रहे हैं। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने भी किया है रक्तदान। उच्च अधिकारी हैं, एसपी डीएसपी सहित कई आला अधिकारियों ने रक्तदान किया है। अपने आप में ये बहुत ही अच्छी खबर है। यूपीएसटीएफ के 25 साल पूरे होने के जश्न में इस तरीके का आयोजन किया गया और वाकई में जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो वाकई में लोगों में उत्साह होता है। और ऐसे में यूपीएसटीएफ ने 25 साल पूरे होने पर जिस तरीके से इस रक्त शिविर का आयोजन किया है, रक्तदान करने का जो बीड़ा उठाया है आज के दिन, और ऐसे में उच्च अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। तो यूपीएसटीएफ मुख्यालय में लगा है ब्लड डोनेशन कैंप और इस ब्लड डोनेशन से कई लोगों की जिंदगियां जो वो बचेंगी। बहुत सारे लोगों को रक्त की ज़रूरत होती है और ऐसे में उनको रक्त मिल नहीं पाता, और जब इस तरीके से बड़े कैंप लगते हैं तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों में और ब्लड बैंक्स में जमा होता है, जिसकी सही समय पर उपयोगिता सुनिश्चित की जाती है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब हमसे जुड़ गए हैं। मोहम्मद शोएब, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? और इस तरीके के आयोजनों से बहुत उत्साह बढ़ता है और समाज को एक मैसेज जाता है और बहुत बड़ा फ़ायदा उन मरीजों को होता है जिनको इस रक्त की ज़रूरत वक्त पे होती है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज यूपी एसटीएफ मुख्यालय पर ब्लड डोनेट का कैंप लगा हुआ था। इसमें तमाम अधिकारी आए और मौके पर एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश भी मौके पर मौजूद रहे हैं, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है। और एसपी विशाल विक्रम सिंह ने भी, जो एसटीएफ के इस समय मौजूद आ रहे हैं, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। और हम आपको बता दें कि डीसीपी एसीपी से कई तमाम अधिकारी आज मौके पर पहुंचकर ब्लड डोनेट किया है। यूपी एसटीएफ के आज 25 साल पूरे होने पर ये कैंप लगाया गया था, तो तमाम पुलिस अधिकारियों में जो है मौजूद रहे हैं वहाँ पर, जिन्होंने पूरा ब्लड डोनेट किया है। आपको बता दें कि ब्लड डोनेट से काफी जिंदगियां जो हैं, जो ब्लड ढूंढते हैं, लोगों को ब्लड नहीं मिलता है, तो उससे काफी सहूलियत मिली है। आज जिस तरह से ये कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया गया, तो अहम मामला है ये आज जिस तरह से आज ब्लड डोनेट। बिल्कुल, कुल मिलाकर के देखा जाए तो
एक तरीके से इस तरीके के जो ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं उससे कहीं ना कहीं मरीजों को फ़ायदा होता है जिन्हें वक्त बेवक्त रक्त की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आपका शुक्रिया शोएब हमसे जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा से मिल रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार खड़े ट्रक में भिड़ जाती है और एक की मौत होती है, 4 घायल हो जाते हैं। एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मृतक हापुड़ से दवाई लेकर लौट रहे थे वापस। बड़ी खबर अमरोहा से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार खड़े ट्रक में घुसी, एक की मौत, 4 घायल बताए जा रहे हैं। मृतक हापुड़ से दवाई लेकर वापस लौट रहे थे। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जो कार है वो ट्रक में जा घुसी जिससे एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी दवा लेकर वापस लौट रहे थे हापुड़ से और उसी दौरान यह हादसा पेश आया। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 9 का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर श्रावस्ती से है। संयुक्त जिला की निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लगी है। बड़ी खबर, निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लगी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अस्पताल कैंपस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अचानक भीषण आग लगने से मरीजों में भी हड़कंप मच गया। मरीज इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे। अस्पताल कैंपस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अचानक आग लगने से मरीजों में दहशत का माहौल था। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पाया है। भिनगा कोतवाली अंतर्गत संयुक्त जिला चिकित्सालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णपाल सिंह हमसे जुड़ गए हैं। कृष्णपाल सिंह जी, आग कैसे लगी, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? अभी के क्या कुछ हालात हैं? क्या कोई जान माल का नुकसान है तो बताएं। जी बिल्कुल, देखिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन परिसर का मामला है, जहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था। उसी में अज्ञात कारणों से आग लगी है। आग लगने का अभी पता नहीं चला कि किन कारणों से लगी है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि सेटरिंग जो की गई थी लकड़ी की, उसी सेटरिंग में अचानक आग लग गई। उसके कारण पूरा परिसर जो था, जो निर्माणाधीन, जल उठा। और कड़ी मशक्कत के बाद चूंकि आज जिले में 2-3 जगहों पर आग लगी थी, तो उसमें जो फायर ब्रिगेड की टीम जिले में कई स्थानों पर बटी हुई थी, इसलिए आग से बुझाने में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया जा चुका है। हालांकि हालात अब सामान हो चुका है और आग बुझाई जा चुकी है। इस बिल्डिंग में जो वहां पे मजदूर काम कर रहे थे, किसी तरह का जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है? वो मजदूर सारे सुरक्षित हैं? क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में, इस घटना को लेकर? बिल्कुल, जान माल के किसी तरीके से नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि कहा जा सकता है कि शटरिंग करके पूरी तरीके से नुकसान इसमें जो लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जो मजदूर वहां पर काम करे तो अभी फिलहाल पूरी तरीके से सुरक्षित। चलिए कृष्णपाल सिंह, आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर जालौन से है, जहां लल्ला सिंह महाविद्यालय बरहा उरई में बीए फाइनल की परीक्षा के पेपर शिक्षा शास्त्र में शामिल होने गई छात्रा को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में केवल 20 मिनट विलंब से पहुंचने के लिए विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया और प्रवेश करने के लिए पैसों की डिमांड भी की गई,
जिसको न देने पर कॉलेज प्रबंधक ने कॉलेज से बाहर निकाल दिया। इसको लेकर छात्राओं ने आरोप लगाया है कि 3,000 रुपए की मांग की गई और कहा गया कि जब तक पैसा नहीं देते हो तब तक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सर मेरा कल एग्जाम था लल्ला सिंह महाविद्यालय से, मेरा बीए फाइनल है। कल शिक्षा शास्त्र का एग्जाम था सर, थोड़ा बस ना मिलने के कारण हम लोग लेट हो गए थे। सर ने भगा दिया, 3,000 रुपये की डिमांड की है कि आप ना भी आओ 3,000 रुपये दे दो तो आपको मतलब आना नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने सर पैसे नहीं है, इतने अमीर आदमी नहीं है हम लोग पेपर दे आएंगे तो लेट हो गए थे। सर ने धुतकार के भगा दिया, बहुत बदतमीजी से भी बोले। 3,000 फीस के थे या सुविधा पूरी कंप्लीट है, रसीद हम आपको दिखा सकते हैं सर, सब कुछ। सुविधा शुल्क के 3,000 रुपये मांग रहे थे। बस कि आपको आना नहीं पड़ेगा, हम पेपर के लिए हम यहाँ बस 3,000 इससे 3,000 इससे। अच्छा, 6,000 रुपए की डिमांड की गई। तुम दोनों को उठाया गया और भी लोग थे? नहीं, हम दोनों ही जाते हैं यहाँ से साथ में। कौन थे उसको? बीए? हाँ बीए फाइनल है। फाइनल है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर चेकिंग के दौरान स्टैटिक और पुलिस टीम ने बोलेरो से 6.75 लाख कैश बरामद किया है। कैश को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। निकाय चुनाव के बीच इतनी बड़ी रकम बरामदगी के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। रात के समय में इतना कैश कहां जा रहा है? आशंका जताई जा रही है कि निकाय चुनाव में पैसा खपाने के लिए जा रहा था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, पैसा चुनाव में खपाने के लिए जा रहा था या व्यापारी का है। पुलिस ने गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी में राजन अग्रहरी नाम का व्यक्ति बैठा था। गाड़ी की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पूछताछ के दौरान राजन अग्रहरी ने अपने आप को व्यापारी बताया, जिसके बाद पैसों के संबंध में पेपर मांगे गए, लेकिन पैसों से संबंधित कोई कागज वो दिखा नहीं सका। दौरान जो चेकिंग चल रही थी उसमें स्टैटिक टीम जो कप्तानगंज में लोकेटेड है उसमें उस टीम ने गुड वर्क किया है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 6,75,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसका विवरण वो दे नहीं पाया, तो उसमें उसको सीज किया गया है। अब वो आगे जो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आदर्श आचार संहिता में कितना पैसा ले जाना अवेलेबल है लोगों का? इसमें जो भी पैसा होता है उसका विवरण दिया जाना ज़्यादा जरूरी है अमाउंट से, तो इसमें इसका विवरण नहीं दे पाए थे तो उस हिसाब से कार्रवाई होती है। पैसे का विवरण देना ज़्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसे 10 दिन बीत चुके हैं और पहलवानों का आरोप है कि अभी तक किसी के बयान दर्ज नहीं किए गए। इस मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई कर सकती है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 18वें दिन भी जारी है। महिला पहलवानों द्वारा दायर की गई यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई कर सकती है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जांच की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज जंतर मंतर पर लोगों की भीड़ तो कम नजर आ रही है, लेकिन पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ गई है। पहलवानों ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी अदालत का रुख किया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।